Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm sure that everybody is fine and enjoying the blessings of Almighty Lord. Respected participants, how are you? Good? Okay, great. Okay, proceeding further from the previous session, in today's discussion, we are going to talk about it. Last time in our previous session, we were talking about the basics of the grammar. We did take a start from the part of speech, then we proceeded further towards the noun. We did talk about pronouns and we tried to understand the reflexive pronouns, the relative pronouns. Then yesterday we did discuss the adjectives, the kinds of adjectives. Then we tried to understand what is the difference between the basic adjectives like all, whole, many, much, and today we are going to proceed further from the adverbs. All right. We will try to understand the very basics of the adverb. So adverbs जो है वो बनता कैसे है, क्या होता है, क्या नहीं होता, types क्या क्या हैं. We are going to discuss a lot many things, and I'm sure that at the end of today's discussion we will be able to understand कि हमें adverbs को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है. So without any delay, चलिए proceed further करते हैं and then we share the whiteboard. चलिए जी. हमारे पास व्हाइट बोर्ड शेयर हो चुका है एंड एडवर्ब अब आपके सामने जो है हम इसे एक्सप्लेन कर रहा है. अच्छा जी, जब मैंने यहाँ पे लिखा एडवर्ब तो इसका मतलब है हमें कुछ समझ में आना चाहिए एडवर्ब के बारे में. एडवर्ब होता क्या? देखिए, कहने को तो दूसरे वर्ड्स की तरह ये भी एक वर्ड है. एडवर्ब हमारे पास जैसे दूसरे वर्ड्स हैं लैंग्वेज के अंदर, वैसे ही हमारे पास एक वर्ड है. लेकिन ये वर्ड करता क्या है? ये वर्ड इस्तेमाल होता है जब हम क्वालिफाई करते हैं किसी के मीनिंग के लिए. क्वालिफाइंग द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर वर्ब. अब हमें इस चीज की समझ नहीं आई कि सर ये क्या बात हुई. क्वालिफाई करता है मीनिंग को, क्या मतलब क्या करता है, ये समझ में नहीं आ सका. देखिए, मैंने आपके सामने जो है वो लिखा द ओल्ड मैन वॉक. मुझे ये बताइएगा कि द ओल्ड मैन वॉक्स में आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ओल्ड मैन कैसे वॉक कर रहा है? ओल्ड मैन वॉक्स, इसके अंदर कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे चल रहा है? वो सब चल रहा है. समझ में नहीं आ रहा कैसे चल रहा है. वो तेज चल रहा है, आहिस्ता चल रहा है, भाग रहा है, कैसे चल रहा है ओल्ड मैन जो है वो. अगर मैं लिख देता हूँ इसके बाद स्लोली, ठीक है, स्लोली. अब मुझे ये बताइए, ये जो वर्ड स्लोली है इसने किसके मीनिंग को तब्दील किया? ओल्ड मैन के मीनिंग को तब्दील किया या वॉक के मीनिंग को तब्दील किया? किसके मीनिंग को तब्दील किया इसने? हमारे पास इसने जिसको मीनिंग को तब्दील किया वो वॉक है. और वॉक यहाँ पे क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, क्या है? तो ये हमारे पास क्या है? वर्ब है. तो हमने देखा कि एडवर्ब सबसे पहले जो है वो जिसके मीनिंग को क्वालिफाई कर सकता है, जिसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर सकता है, बढ़ा सकता है, वो हमारे पास क्या है? वर्ब. और डेफिनेशन में भी मैंने ये बताया. चलिए अब मैं एक और चीज जो है वो लिखता हूँ. नईम इज वेरी स्लो इन लर्निंग. ठीक है जी, नईम इज वेरी स्लो इन लर्निंग. अब मुझे ये बताइएगा, जब मैंने जो है वो यहाँ पे एडवर्ब जो है वो ऐड किया स्लो. अब जो है वो बल्कि इसको समझने की कोशिश करते हैं. एडवर्ब तो हमारे पास वेरी है, एक एडजेक्टिव है हमारे पास. एडजेक्टिव जब मैंने लिखा नेम इज वेरी स्लो इन लर्निंग, तो हमारे पास जो है कौन सा हमारे पास ऐसा इसमें वर्ड है जिसको एडवर्ब जो वेरी है वो किसको तब्दील कर रहा है, किसके मीनिंग को तब्दील कर रहा है? क्या ये हमारे पास जो है वो लर्निंग को तब्दील कर रहा है या ये स्लो को तब्दील कर रहा है? हमारे पास नेम इज वेरी स्लो इन लर्निंग में स्लो हमारे पास एडजेक्टिव है. स्लो एडजेक्टिव है और वेरी जो है वो एडजेक्टिव के मीनिंग को तब्दील कर रहा है. ठीक है, आपने देखा कि हमारे पास जो है
जब नईम इज वेरी स्लो इन लर्निंग, हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल में एडवर्ब हमारे पास वेरी है, और वेरी किसके मीनिंग को तब्दील कर रहा है, एक एडजेक्टिव को। स्लो एडजेक्टिव होता है ना, फास्ट एडजेक्टिव है, स्लो एडजेक्टिव है। तो इसमें हमने देखा कि वेरी जो है स्लो को कह रहा है, यानी कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के मीनिंग को भी क्वालिफाई करता। समझ में आया आपको? चलिए एक और एग्जांपल देखिएगा। अब मैंने जो थर्ड नंबर पे एग्जांपल लिखी, द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लोली। अब ऊपर एग्जांपल में भी आपने देखा था, हमारे पास यहाँ पे मुझे बताएंगे कि एडवर्ब कहाँ पे है। एडवर्ब कहाँ पे है? द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लोली में एडवर्ब कहाँ पे है? एडवर्ब को जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, कहाँ पे है? अच्छा जी, क्या वेरी एडवर्ब है, क्या स्लोली एडवर्ब है, या दोनों एडवर्ब है? हमारे पास जो है, हमने देखा कि स्लोली भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, उसको जो है वो मीनिंग को एक्सपेंड कर रहा है। एडवर्ब हमारे पास हमने देखा एक ऐसा वर्ड है जो कि तीन तरह के मीनिंग से ऊपर इफेक्ट करता है, वर्ब के, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के। द मैन वॉक्स स्लोली में वर्ब के मीनिंग को, ही इज वेरी स्लो इसमें एडजेक्टिव को, द मैं ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लोली इसमें जो है वो एक दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को जो है वो ये क्वालिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, एनहेंस कर रहा है। क्लियर? कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं कि एडवर्ब किस तरह से वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई करता है। इज इट फाइन? अगर ये हमें क्लियर है तो हम आगे चलेंगे और हम एडवर्ब के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब के जो है वो मीनिंग हमारे पास क्या क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब की जो काइंड्स होती हैं, अब हम उनके ऊपर बात करेंगे। एडवर्ब की कितनी काइंड्स होती हैं उनके ऊपर देखेंगे। देखिए, एडवर्ब्स की जब भी हम काइंड्स की बात करेंगे तो हमारे पास तीन तरह की काइंड्स एडवर्ब्स की आती हैं। एडवर्ब्स की तीन किस्में होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है सिंपल वर्ब। हम सब सादा सादा सी दुनिया में रहते हैं। सिंपल एडवर्ब जो है, सिंपल एडवर्ब क्या होता है? देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस लिखा, ही केम। मुझे बताइएगा इसमें एडवर्ब कहाँ पे है? ही केम में एडवर्ब कहाँ पे है? अगर आपको लगे कि इसमें एडवर्ब मौजूद है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं है तो आप सिंपली नो लिख सकते हैं। और जिनको कुछ भी नहीं लगे वो डेफिनेटली खामोश रहेंगे। अच्छा, अब मैंने जो यहाँ लिखा ही केम, और ये मैंने लिखा क्विकली। अब मुझे बताइएगा एडवर्ब कहाँ पे है? अब हमारे पास क्या है? क्विकली जो है वो एडवर्ब है। चलिए एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। डू इट, क्या यहाँ पे हमारे पास कोई एडवर्ब है? यस, नो। डू इट, क्या कोई एडवर्ब है? नहीं है। अगर मैंने इसे लिखा डू इट वेल, क्या अब यहाँ पे हमारे पास है? डू इट वेल, यस, अब वेल है हमारे पास। इसका मतलब है कि हमारे पास एडवर्ब की ये सिंपल सी टाइप है, लेकिन इसकी कुछ फर्दर सब टाइप्स भी हैं। इसकी पहली टाइप का नाम है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। अब हमारे पास मैनर्स का क्या मतलब है? या तो बचपन में लोगों को कहते हैं तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, बात करने का तरीका कार नहीं। देखिए, मैनर जो होता है कि कोई बंदा आपके सामने कैसे परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग समवेयर, और अमूमन अक्सर होता है, मैं मान लूँ कई बच्चे आ जाते हैं तो हम लोग जो है वो बड़ी मेहनत से समझाते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, ठीक है, बड़ा कंट्रोल करके, नहीं 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 ऐसे बिल्कुल नहीं करो। मैनर्स जो है वो कितने अच्छे बच्चा है, इसके सारे मैनर्स हैं, हालांकि उसको मैनर्स नहीं होते लेकिन हम कह रहे होते हैं। तो जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अब देखिए कि कोई वर्ब किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल, जब मैंने लिखा स्लोली, इसका मतलब है परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। जब मैंने लिखा क्विकली, क्विकली, अब मैं लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये एडवर्ब ऑफ मैनर है या नहीं। क्योंकि ये नंबर 3 पे है, इसलिए आप 3 डॉट यस या नो लिखेंगे। अच्छा, अगर मैंने लिखा बैडली, यस, नो, एडवर्ब ऑफ मैनर है, यस और नो? बैडली, 3 डॉट जो है वो करेंगे। ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो चीज होगी वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर में फॉल करेगी। तो 4 लोगों ने बताया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 3 लोगों ने लिखा,
तो एग्जैक्टली बैडली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा अगर मैं लिखूं फास्ट, क्या ये एडवर्ब ऑफ मैनर है? 4 डॉट यस और नो, 4 डॉट यस और नो। 5 व्हेन, 5 मुझे बताइए व्हेन, यस और नो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। 5 हमारे पास नहीं है, तो ये जो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, अब हमें जो है पता कैसे चलेगा कि ये कैसे है? मिसाल के तौर पर नहीं डिड हिज वर्क स्लोली। अब नई ने अपना काम भाई किया किस तरह से था? हाउ। अगर इस सवाल का जवाब मिल रहा है हाउ कैसे किया, स्लोली स्लोली किया, ठीक है। नईम डिड हिज वर्क क्विकली, बैडली, फास्टली, तो वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या हमें एडवर्ब ऑफ मैनर का समझ आ गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? इज इट क्लियर, ताकि हम यहाँ से आगे चलें? अच्छा जी, अब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं। प्लेस का क्या मतलब है? जहाँ पे कोई वर्ब जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। पहले वाला था कि हाउ द वर्ब इज परफॉर्म, पहला जो है वो हाउ इट इज परफॉर्म, और दूसरा जो है वो हमारे पास वेयर द वर्ब इज परफॉर्म। ठीक है जी, वेयर द वर्ब इज परफॉर्म, काम कहाँ पे हुआ है, उस जगह का। अब हम जो है वो प्लेस जगह को कहते हैं ना, वेयर द वर्ब इज परफॉर्म। चलिए, अब अगर आपको ये क्लियर है, मैं आपको कुछ जो है अब वो वर्ड्स बता रहा हूँ, मुझे बताइए कि क्या ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं या नहीं है। ठीक है, वेयर का आंसर जो है वो होना चाहिए। तो पहला है जी अबव। क्या अबव हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है? 1 डॉट यस और नो। ओके, नंबर 2 इनफ, नंबर 2 इनफ, नंबर 2 क्या ये आपको बता रहा है कि कोई काम कहाँ पे हुआ है? आंसर इज नो। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा, 1 सेकेंड हम इससे पूछ लेते हैं। देयर, 2 पे तो हम बात कर चुके थे, 3 पे लेते हैं। देयर, जी, 3 डॉट यस, यानी कि जहाँ पे काम हुआ कहाँ हुआ, वहां। जहाँ पे हमें इस सवाल का आंसर मिल रहा है, जहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं वेयर, हम पूछते हैं वेयर और उसका आंसर हमें मिलता है हेयर, यानी कि अबव, देयर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि नंबर 4 पे अराउंड, अराउंड नंबर 4 पे बताएंगे, और नंबर 5 पे मुझे बताएंगे अवे। ओके, तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्लियर हो गया, जो हमें इस चीज का आंसर बताएगा कि कोई काम कहाँ पे हो रहा है। नहायत आसान हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम की आजकल बड़ी शॉर्टेज है हर एक के पास। टाइम, टाइम, टाइम। अच्छा, अब हमें ये बताता है, टाइम ये बताता है कि भाई कोई काम जो है वो हुआ कब था, when the verb is performed। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब हुआ, हुआ कब था? देखो, जब हम ये कहते हैं अगो, पहले, ठीक है, बिफोर, ठीक है, सून, ऑफन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 4 पे, आप मुझे बताएंगे सेल्डम, क्या ये हमारे पास जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस और नो? सेल्डम जो है 4 डॉट यस और नो, सेल्डम जो है आंसर है यस। यस, नंबर 5 पे मुझे गाइड कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे बताएं कि टुडे, जो इसका आंसर दे कि कब हुआ, टाइम के बारे में बताए, वो हमारे पास होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं अगले पेज पे। हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर्स किस तरह से हुआ, मैनर्स का पता चला, प्लेस किस जगह पे हुआ, टाइम कब हुआ, इन चीजों के बारे में हमें पता चला। अब हमारे पास नंबर 4 पे होगा जनाब, वो है जी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी।
एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये आपको बताएगा कि कोई चीज जो है वो कितनी अमाउंट में है, ठीक है। हाउ मच, जब आपको इस सवाल का आंसर मिले, हाउ मच का आंसर मिले, तो इट मीन्स वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा। अगर ये है तो मुझे बताइएगा, अगर मैंने लिखा वेरी, क्या ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है? वन का बताएं, यस और नो। जी, सभी ने इसको जो है वो देखना है। वन क्या है? जो खामोश है वो कहाँ पे गुम है जी? खामोश लोग जो है वो कहाँ पे हैं? खामोश लोग बैठे हुए हैं कहीं पे, मेरे साथ चाय पी रहे होंगे यकीनन जो है। और अच्छा जी, वेरी हमारे पास जब हम कहते हैं वेरी मच, ठीक है, आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है, आई एम वेरी टायर्ड, ये हमारे पास द आंसर इज यस। ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमारे पास जो है, ये क्वांटिटी आर डिग्री। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब मुझे बताइए, अब है क्वांटिटी आर डिग्री। अब मुझे बताइएगा कि अब है आपके पास ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री की बात थी। जब मैंने डिग्री लिखा तो क्या अब है? द आंसर इज यस। अब हम जो है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, नियरली टू डॉट यस और नो लिखिएगा प्लीज। नियरली टू डॉट यस और नो लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके। टू, यस और नो। ओके, ग्रेट हो गया। इसी तरह से नंबर थ्री पे हमारे पास इनफ है। ये सब के सब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री है। अब आगे चलते हैं। अब अगला आसान है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स के नाम से है। जब हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी का पता चल सके, नंबर का पता चल सके, फॉर एग्जांपल वन है, टू है, थ्री है, सेल्डम है, ऑलवेज है, तो ये हमारे पास जो है वो नंबर्स का होता है। नंबर्स के ऊपर क्या डिटेल में बात करनी है? लास्ट हमारे पास है जी, सिंपल एडवर्ब्स में एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन है, या हम इससे जो है वो निगेशन कहते हैं। अफर्मेशन का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज को अफर्म कर रहे होते, कबूल कर रहे होते, या निगेशन का मतलब जब आप डिनाई कर रहे होते हो, ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। और जब हम किसी चीज को एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, क्या श्योरली जो है वो हमारे पास अफर्मेशन या निगेशन की कैटेगरी में पूरा उतरता है? यस और नो। वन डॉट यस, वेट हो गया। अच्छा जी, अब देखिए, आई डू नॉट नो हिम, इसमें हमारे पास अफर्मेशन का एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है या निगेशन का? आई डू नॉट नो हिम अफर्मेशन है या निगेशन है? अफर्मेशन है या निगेशन है? निगेशन है। नाइम विल श्योरली पास सीएसएस दिस ईयर। अब मुझे जरा यहाँ पे बताएं, ये हमारे पास अफर्मेशन है या निगेशन है? ये हमारे पास अफर्मेशन है। ग्रेट हो गया। अब मैंने कुछ आपको स्टेटमेंट देनी है, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे मैनर का एडवर्ब है, डिग्री का है, नंबर, टाइम, प्लेस, कॉस्ट, चार है एक्टिविटी के लिए, ताकि आपका नॉलेज चेक हो जाए, पता चले कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा, अभी कभी हमें समझ में भी आ जाए। रेडी फॉर दैट? चलें, जरा फोन बड़े कर लेते हैं ताकि सबको नजर आ जाए, खसूसन उनको जो सोए हुए हैं कहीं। मैं आपकी खामोशी का रिस्पेक्ट करता हूँ, बल्कि बिलावल जैसी उर्दू हो गई है मेरी। मैं आपकी खामोशी की रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप सब जो हैं खामोश रहें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन प्लीज अभी खामोश नहीं रहिए, अभी आप लिख सकते हैं और आपकी खामोशी काबिल एहतराम होगी, बट अभी के लिए थोड़ा सा आप बोल सकते हैं।
अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि हम लोग जो हैं वो बल्कि सेंटेंसेस ऐड करने थे हमने। हाउ डिड ही डू दिस। अब मुझसे जरा पे बताएं कि कौन सा वाला है हमारे पास जो है। हाउ डिड ही डू दिस, कौन सा वाला इस्तेमाल हुआ है? हाउ डिड ही डू दिस। वेरी गुड इंफ्रा राजपूत साहिबा, आपने सबसे पहले लिखा। आप फील करें कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग जो है वो हमने की है। ग्रेट। नईम साहब आपके लिए भी, महाजबी साहिबा आपके लिए भी, मानूर साहिबा, हसन, आप सबके लिए ग्रेट। अच्छा जी, अब दूसरा सेंटेंस है। हाउ फॉर इज दिस रिपोर्ट ट्रू। हाउ फॉर इज दिस रिपोर्ट ट्रू, ये हमारे पास क्या है जनाब? मुनीबा ने लिखा प्लेस है, आमरन ने लिखा मैनर है, ग्रेट। सही आंसर जो है वो मानूर साहिबा ने लिखा, मानूर एक्सीलेंट। आप भी फील करेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा हमने क्लैपिंग की है। एक्सीलेंट। ये हमारे पास डिग्री है, क्वांटिटी या हम इसे डिग्री कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब यहाँ पे क्या है जी, इस सेंटेंस में कौन सा वाला एडवर्ब है हमारे पास? कौन सा है? नंबर का। वेरी गुड मनीबा, आपने सबसे पहले ठीक आंसर लिखा, एक्सीलेंट। अब मुझे ये बताइएगा, when did he come, यहाँ पे कौन सा वाला एडवर्ब है? when did he come, when did he come। अच्छा जी, आमिरा अरूज साहिबा कहती हैं सर डिग्री वाला मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, इस एक्टिविटी के बाद मैं दोबारा जाता हूँ और आपको डिग्री वाला समझा देता हूँ। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि वेयर डिड ही गो। जी जरा ये मुझे बताइएगा, वेयर डिड ही गो, ये कौन सा वाला है हमारे पास जो है? एडवर्ब कौन सा है? ये हमारे पास कौन सा है जी? एक्सलेंट। वेरी गुड, ये प्लेस वाला है। और तमाम लोग जो खामोश बैठे हैं किसी कोने में, प्लीज आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए एंड यकीन कीजिए कि इससे जो है वो आपको फायदा होगा। वाई डिड ही से दिस, वाई डिड ही से दिस, वाई डिड ही से दिस, वाई डिड ही से दिस। जी क्या होगा जी? वाई डिड ही से दिस, क्या होगा जी? क्योंकि ये हमने करवाया नहीं है तो इसलिए आपको ये पता नहीं है। खैर ये इंटरोगेटिव एडवर्ब की कैटेगरी में आता है, मैं इसके बारे में भी करवाता हूँ, लेकिन पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसको आंसर कर दूं। वो है हमारे पास डिग्री, यानी कि ये वाला। आमिरा अरूज साहब आप प्लीज अपना माइक ओपन कर लीजिएगा, ताकि मैं ये मेक इट श्योर कर लूंगा कि आपको समझ में आ गया। अब माइक ओपन कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए यस सर। आमरा, जब हमने डिग्री की बात की तो डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी चीज की इंटेंसिटी को जो है वो साबित करना। ठीक है, अब ये ऐसे वर्ड्स ओके सर। होते हैं एडजेक्टिव की, एडवर्ब की या वर्ब्स की इंटेंसिटी को, लेवल को जाहिर करते हैं। देखिए हम किसी बच्चे को एक जोर से थप्पड़ लगाए ना, उसका लेवल एक और होता है। किसी भैंस को, गाय को लगाए, उसका लेवल एक और होता है। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है, पहले मैंने वर्ड यूज किया वेरी। जब हम लिखते हैं शी इज वेरी हैप्पी विद हर न्यू जॉब, ठीक है, शी इज वेरी हैप्पी यस टुडे। सर। ठीक है, इसी तरह से हम यस मुख्तलिफ सर। हमारे पास हो सकते हैं जब हम जो है वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी को जाहिर करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और है, एक्सट्रीमली। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। ठीक है, सो हमारे पास यस जो सर। है वो एडवर्ब वो है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंटेंसिटी, एक्सटेंट, एक्शन के, या जो चीज हमारे हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पे, जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है, उसकी वजह से आपको लास्ट सेंटेंस समझ में नहीं आ सका। देखिए पहले हमने एडवर्ब के टाइप में देखा तो सिंपल एडवर्ब है,
अब हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव, जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, हम देखते हैं इसको, इंटेरोगेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी से पूछते हैं, कोई पूछताछ कर रहे होते हो, इंटेरोगेशन कोई क्वेश्चन करना, और वहीं से इंटेरोगेटिव है। देखिए, जो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, तो वही हमारे पास होगा। लेकिन ये हमारे पास क्या होता है कि ये कुछ जो है वो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे हमारे पास इंट्रोड्यूस करवा देता है। मिसाल के तौर पर अब हम जो है इसके अंदर ये जो आखिरी सेंटेंस मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया था, आपने इसको देखने की कोशिश की, व्हाई डिड ही से दिस, तो ये हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। कुछ और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब मैंने ये पूछा आपसे, व्हेन डिड यू अराइव, अब ये हमारे पास क्या है, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है, जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं डिफरेंट सिचुएशन के बारे में। जो आपसे टाइम के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो आपसे प्लेस के बारे में पूछ सकते हैं, मैनर के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन काम है वो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे इंटरोगेटिव एडवर्ब है। वेयर इज योर स्कूल, वेयर इज योर स्कूल, मुझे बताएंगे यहाँ पे इंटरोगेटिव आपके पास कहाँ पे है, वेयर, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ यू कैन डू इट, हाउ यू कैन डू इट। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाउ जो है वो, अच्छा, वाई यू आर, ये मुझे ना नजर नहीं आता, ये जब नीचे इसके फंक्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, हाँ, हाउ आर, हाउ, वाई यू आर सैड टुडे, जी, वाई यू आर सैड टुडे, वाई आर यू सैड टुडे, बेसिकली ठीक है, लेकिन हम तेजी से लिख रहे हैं, वाई आर यू सैड टुडे होना चाहिए था। अच्छा जी, हाउ फार इज द एयरपोर्ट, हाउ फार इज द एयरपोर्ट, जी, हाउ फार इज द एयरपोर्ट, ओके, ग्रेट हो गया जी। अब हम यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर देते हैं। अच्छा, हमारे पास इसकी लास्ट टाइप है, दैट इज रिलेटिव, जो है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स रिश्तेदार हमेशा जो है वो तंग करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें जो है वो बता देता हूँ, सिंपल सिंपल सी बातें जो हैं। पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि सिंपल एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करते हैं कुछ वर्ब्स को, कुछ वर्ड्स को, ठीक है, सम वर्ड्स को। इंटेरोगेटिव जो है वो हमेशा एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवाएगा। अब हमें रिलेटिव को समझना है। रिलेटिव जो है ना सिर्फ जो है वो कुछ वर्ड्स को मॉडिफाई करेगा, तब्दील करेगा, बल्कि रिफर बैक भी करेगा कुछ एंटेसिडेंट को। अब हम इस चीज की समझ नहीं आई होगी यकीनन आपको, हम चलते हैं और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं आपके साथ फाइल शेयर कर रहा हूँ, गिव मी अ मोमेंट। रिलेटिव, अच्छा, ये वही रिलेटिव हैं जो आपको सीएसएस पे सबसे पहले रिजल्ट जो हैं वो पता करके देंगे। जैसे ही आपको रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको ये बता देंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये वही रिलेटिव हैं जो आपके खुदा ना खास्ता फेल होने पे कहेंगे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम नहीं कर सकते। ये वही रिलेटिव हैं जो आपके पास होने पे सबसे पहले कहेंगे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम हो ही टैलेंटेड, तुम ही तो कर सकते हो, देखा, तुमने कर दिखाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। ये वही रिलेटिव होता है, ठीक है। और जब आप कभी सैड होंगे तो ये कहेंगे, हाँ हाँ, अब मैंने तो कहा था तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिलेटिव एडवर्ब, ये वो वाले वर्ड हैं जो कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं नाउन के बारे में, इनोसेंट है, ठीक है। ये बाजू का कुछ क्वेश्चन जो कि टाइम, प्लेस या रीजन से मुतलका होते हैं, उनको आंसर्स भी करते हैं। अभी तक समझ में नहीं आया, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन, एक सेंटेंस देखिएगा, हमारे पास जो है एग्जाम्पल है, आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन वी वेंट टू द बीच, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या कर रहा है, इट स्पेसिफाइज द टाइम द स्पीकर रिमेम्बर। हमने ये देखा था रिलेटिव एडवर्ब वो हैं जो कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक नाउन के बारे में, सेंटेंस का, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम या ओकेजन की बात कर रहे हैं, आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन वी वेंट टू द बीच,
अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। जब मैंने आपसे कहा कि सिंपल, जब हमने बात की, सिंपल हमने बात की एडवर्ब की, सिंपल एडवर्ब क्या था कि वॉक स्लोली। उसने मुझे बताइएगा कि कुछ वर्ड्स को मॉडिफाई किया था, ये सारे के सारे सेंटेंस को किया था। सम आर कंप्लीट, सम आर कंप्लीट, सम आर कंप्लीट। हमारे पास आंसर है सम। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास इंटेरोगेटिव ने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन हमारे पास जो रिलेटिव है ये क्या करता है, ये कुछ वर्ड्स को मॉडिफाई भी करेगा और आपको बैक करेगा किसी एंटीसीडेंट के। आई एम रियली सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी रिमाइंडर। ओके, मैंने ये कहा था, मैंने एक वर्ड लिखा था, वो शायद फिर खामोशी से चला गया। मैंने लिखा था एंटीसीडेंट। पहले वाला जो है वो कुछ वर्ड्स को मॉडिफाई करता है, सिंपल वाला। यहाँ पे आपको एंटीसीडेंट कहते हैं जो वक्त हमारा गुजर चुका है उसकी तरफ रेफर बैक करना, उसकी तरफ दोबारा वापस आना। देखिए हमारे पास पहली एग्जांपल है, आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन वी वेंट टू द बीच। अब यहाँ पे देखिए किसकी तरफ आता है याद मुझको वो गुजरा हुआ जमाना। यहाँ पे जो है वो माजी की तरफ रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा? यस और नो? एंटीसीडेंट में जो है वो हमारे पास है या नहीं है? यस। दूसरे सेंटेंस में देखें, यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल है, दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू अप। यहाँ पे है, द आंसर इज यस। दूसरे में भी हमारे पास है। तो ये हमारे पास वर्ड वर्ब होता है जो कि एंटीसीडेंट की तरफ भी रिफर बैक करता है। ठीक है, इकबाल ने लिखा था ना, आता है याद मुझको वो गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सब का पहचाना, आजादियां कहाँ वो अब अपने पहुंचते की। बचपन में एक पोइम होती थी आपकी किताबों में, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। तो ये जो है वो हमारे पास रिफर बैक करेगा, तो पास्ट की तरफ से आओ। एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं सर। तो कंप्लीट है ये सब, आई एम सॉरी, क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं समझ नहीं सका इसको। तो सही वाली इंग्लिश आसानी से मैं पढ़ लेता हूँ, अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट वाला करेंगे, नेटिजन को समझ आ जाती होती है वैसे ये लैंग्वेज जो होती है ना, इससे हम एब्रीविएशन कहते हैं। सर तो कंप्लीट है ये सम, मैं समझा नहीं। ये सम वर्ड्स को मॉडिफाई करता है अगर आपका ये क्वेश्चन है। अब तीसरे नंबर पे देखिए, दैट्स द रीजन व्हाई शी कुड नॉट कम टू द पार्टी। दैट्स द रीजन, वंस अगेन हमारे पास जो है वो रेफर बैक कर रहा है एंटीसीडेंट से। ठीक है, सम को इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा ना, दैट्स द रीजन। अब हमें नहीं पता किस रीजन की बात बात कर रहा है। ठीक है, फिर आपका माइक में ओपन कर रहा हूँ, आप अपना 20 क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिएगा। एक सेकंड किधर चले गए हैं, ये है और ये इनका माइक है, प्लीज पूछेगा। सर मुझे ये पूछना, आप ये मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई कि आपने कहा कहीं ये सम मीनिंग देगा और कहीं कंप्लीट, मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखिए, अब माइक अपना बंद ना कीजिएगा। मैंने ये रिक्वेस्ट की कि हमारे पास जो है जो सिंपल हमारे पास जो है वो एडवर्ब होगा। फॉर एग्जांपल ही वॉक स्लोली, ठीक है, वो हमारे जी पास सर। कुछ वर्ड्स को ही मॉडिफाई करता है, जैसे वॉक को उसने मॉडिफाई किया। ठीक है, दूसरे नंबर ठीक पे है। इंटेरोगेटिव था जिससे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, उसका तो काम ही क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाना है, व्हेन वेयर व्हाई जो है वो उससे। तीसरे नंबर पे ये हमारे पास है रिलेटिव एडवर्ब, ये कुछ जी वर्ड्स को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, कुछ को मॉडिफाई करेगा, लेकिन मॉडिफाई करने के साथ साथ किसी पिछले जमाने की तरफ, प्लेस की तरफ, वाक्य की तरफ भी रिफर बैक करेगा। ठीक है, सारे के सारे सेंटेंस को जो है वो मॉडिफाई नहीं करेगा। ठीक है, कुछ जो ओके। है वो आपको सम वर्ड्स को ये मॉडिफाई करेगा।
Clear? Okay. Yes, sir. Thank you. Did I answer your question? Okay, all right. Thank you so much. अब हमने जो है वो जनाब एडवर्ब्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास लास्ट में फिर हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं कि हमें उनका इस्तेमाल बड़े ध्यान से समझना। हमें पेपर में बल्कि ऐसे लिखते हुए हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो हमें जो है इनके ऊपर केयरफुली काम करना होगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। बल्कि हम ना इसको नेक्स्ट सेकेंड पे जाके करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड से हमारे वापस आ चुके हैं। ये ना हम व्हाइट बोर्ड ऐड कर लेते हैं इसमें। लेट्स गो। अच्छा जी, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पहला एडवर्ब यूज होता है जी। वेरी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मच कहाँ पे इस्तेमाल होता है और टू कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ ही चेंज कर रहे होते हैं। बट देखिए हमारे पास कंफ्यूजन जो है वो इसमें हम तब पढ़ते हैं कंफ्यूजन में जब हम उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम वेरी की बात कर लेते हैं, वेरी जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स है। हम जो है वो इसको कहते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इधर पॉजिटिव एडजेक्टिव है या हमारे पास जो है वो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। मान लीजिए जब मैं कहता हूँ नईम इज अ गुड बॉय, ठीक है, नईम इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल होगा वेरी जो है। अच्छा जी, अब हमने मच को जो है वो इस्तेमाल किया। मच जो है इसका इस्तेमाल होता है जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव में इसको देखते हैं। कंपैरेटिव जब हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव या हमारे पास जो है वो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर जो है देखिए ही इज मच बेटर टुडे, हमने कंपैरिजन करने की कोशिश की। ठीक है, कंपैरिजन करने की कोशिश की, ये हमारे पास जो है वहां पे इस्तेमाल हुआ, मच इस्तेमाल हुआ। ठीक हो गया जी। और अब हमने जो है वो जहाँ पे टू को हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये मुझे जरा बताने की कोशिश करें कि वेरी मच और टू, किसी को आइडिया कोई गैस हो कि हम टू कहाँ पे यूज करते हैं। लेट्स सी, टू का मतलब आप कहाँ पे क्या क्या लेते हैं, टू कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जी आप लोग। लेट्स सी, किसी को पता है या टू कहाँ पे यूज होता है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अच्छा, टू जो है वो हमारे पास जब हमने किसी चीज की, ओके द पीपल दे आर राइटिंग, किसी चीज को एक्सेस बताना होता है, किसी की डिजायरेबल लिमिट के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, ये सब के सब एडवर्ब्स हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरी कहाँ पे, पॉजिटिविटी के लिए। मच कहाँ पे, कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और टू कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जब हम किसी चीज की डिजायरेबल लिमिट तक जाते हैं। ठीक है, डिजायरेबल लिमिट तक चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैंने आपके सामने ये लिखा, आई एट टू मच एट डिनर, ठीक है, डिजायरेबल लिमिट। ठीक है, या हम जो है वो इसे बियॉन्ड डिजायरेबल में भी यूज करते हैं। ये टू मच तो खैर वहीं पे चल लगे ना, बियॉन्ड डिजायरेबल, तो ये ज्यादा मुनासिब है कि हम इसे बियॉन्ड डिजायरेबल जो है वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बियॉन्ड डिजायरेबल के जहाँ पे हमारी जो है वो डिजायर से भी ज्यादा। एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, शी इज ड्राइविंग टू फास्ट, ये हमारे पास बियॉन्ड डिजायरेबल है। ठीक है, जैसे निशान ने लिखा आई लव आइसक्रीम टू, ये खैर वो वाला टू नहीं है, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ टू। अच्छा जी, इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। तो ये हमारे पास तीन जो है वो मुख्तलिफ तरह से एडवर्ब्स हैं जो कि मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरी हमारे पास, मच और टू। वेरी जब हम किसी चीज की इंटेंसिटी को जाहिर करते हैं या डिग्री को एम्फासाइज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे इस्तेमाल होता है। मच हम जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कंपैरिजन करना होता है, कंपैरेटिव के लिए। ठीक है, मच को भी हम इंटेंसिटी के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली कंपैरेटिव के लिए। और टू डिजायरेबल लिमिट से जब हम क्रॉस कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है ये बेसिकली एक जो है वो डिफरेंस था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक छोटी सी एक्टिविटी एंड देन हम जो है वो अगले सेक्शन की तरफ चले जाएंगे।
हमारे पास एक बड़ी आसान सा जो है वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज कंजंक्शन। बल्कि कंजंक्शन से पहले हमारे पास इंटरजेक्शन है, हम उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ जो है वो ग्रामेरियन जो है वो ये समझते हैं कि इंटरजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच। क्यों नहीं है? वो ये समझते हैं कि कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सक्लेमेटरी साउंड का नाम है। याद है जब हम जो है वो हुर्रा लिखते हैं, बचपन में भी पढ़ा था, तो ये हमारे पास जो है वो एक पर्टिकुलर सा साइन आ जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी जो है वो हमारे पास एक्सक्लेमेशन देते हैं, एक साउंड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब हम जो है वो कब, जब हमें कोई चीज सरप्राइज देते हैं, जब हमारे पास कोई लगता है कि ये चीज शॉकिंग है, तब हम जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरजेक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बस इसका इस्तेमाल आना चाहिए, पता होना चाहिए। और हमने जो है ये बिल्कुल एक अलहदे से जो है इसके लिए पंचुएशन पे जब हम बात करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या है। इंटरजेक्शन में हमारे पास एक वर्ड और फ्रेज भी आ जाती है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट द नेम ऑफ ए साइन। ठीक है, इंटरजेक्शन का मतलब सिर्फ वही नहीं है, वो एक मार्क का नाम नहीं है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब ये है कि जब हम सरप्राइज होते हैं और जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस बेसिकली जाहिर करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर करते हैं, जब हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, सडन रिएक्शन को हम जो है वो देते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ऐसे वर्ड जो इन तमाम को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर जब मैंने लिखा वाओ, वाओ, दैट्स अमेजिंग, तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये देखा कि ये इंटरजेक्शन है। अब देखिए, अब मुझे जरा ये बताइएगा, इसमें इंटरजेक्शन कहाँ पे है? ओह नो, यू विल अगेन। अब यहाँ पे कहाँ पे इंटरजेक्शन? ओह नो, यू विल अगेन, यहाँ पे मुझे बताइएगा। Ouch, that hurts। अब यहाँ पे कहाँ पे है जी? आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया, इट इज क्वाइट इजी। हम इससे मजीद एक्टिविटीज भी करेंगे। इसके साथ हम अपने सेक्शन 1 को कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम कंजंक्शन पे बात करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे आर्टिकल में हमारे पास क्या होता है, द, कहाँ पे हम द है, बी है, द के इस्तेमाल क्या है, फर्क क्या होता है जी, द कहाँ पे लगता है, दी कहाँ पे लगता है और डी कहाँ पे कहते हैं। आर्टिकल्स के साथ साथ प्रपोजिशन को देखेंगे। अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2 में हमने कुछ इडियम्स को देखने का सिलसिला शुरू किया हुआ था, तो चलिए अब हम जो है वो वहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं। सेक्शन 2 में आज हमारे पास इडियम्स कुछ ज्यादा होंगे, हम इनको डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। आज की डिस्कशन में हमारे पास इडियम जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा चलेगी, तो प्लीज मेक इट श्योर कि आप इन तमाम को कर रहे हैं, इन तमाम को करेंगे। उसकी वजह ये है, मैंने आपको बताया था कि हम इस वीक से जो है 4 दिन हमारी क्लासेस चलेंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और 11 PM तक। तो आज से इंशाल्लाह उस 11 PM का आगाज हो जाएगा। तो आज हमारी क्लास 11 PM पे खत्म होगी। पहले ये 10:30 तक थी, लेकिन अब 11 PM पे है, तो इसलिए हम फ्राइडे को जो है वो हम ऑफ लेंगे। और हमने अपनी क्लासेस को ओवरऑल 1 घंटा बढ़ा लिया, फ्राइडे ऑफ करके भी 1 घंटा बढ़ गया, कम नहीं हुआ, हमारा टाइम मजीद एक्सटेंड हो गया, ताकि हम लोग 30 मिनट्स हमने इंक्रीज कर लिए। वैसे हम जो है वो अपनी रेगुलर टाइमिंग से भी 1 घंटा ऊपर चले गए। अच्छा जी, अब हम जो है वो ईडीएम्स पे चलेंगे। अगले 20 to 25 मिनट्स हम ईडीएम्स पे स्पेंड करेंगे और एंड वाला होगा। तो जी, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, पहला ईडीएम वही मैं समझाऊंगा, मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब होता है इसके साथ साथ। ठीक है, किसी चीज के साथ साथ जो है वो किसी को कहना। मिसाल के तौर पर इन एडिशन टू, आपको जो है फॉर एग्जाम्पल जो है इन एडिशन टू, टीचर्स जो होते हैं उनकी कोशिश होती है, टीचर्स ऑलवेज गो ओवर एंड अबव टू इंश्योर देयर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओवर एंड अबव इस चीज के साथ साथ जो है, ठीक है, सो उसके साथ साथ जो है वो कोशिशें कर रहे होते हैं। टू लीव वन इन द लर्च। अच्छा जी, जब हम लर्च की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है कि किसी चीज को जो है वो छोड़ देना किसी बंदे को। और अगर टू लीव वन इन द लंच है, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, वैसे टू लीव समवन इन द लंच होता है, लेकिन लंच भी अक्सर औकात में वो पूछ लेता है
इसका मतलब है किसी को आपने छोड़ा विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन जो है वो, किसी पर्सन को विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन आपने यहीं पे लीव कर दिया, दैट इज टू लीव वन इन द लर्च। नंबर 3 इज क्वाइट इजी, चाइल्ड प्ले है हमारे पास, और चाइल्ड प्ले आप समझते हैं पॉलिटिक्स इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, CSS is not a child play, that's quite easy, that something is not easy, simply not an easy task, ये हमारे पास जो है वो चाइल्ड प्ले। नंबर 4 पे हमारे पास क्वाइट इजी है अल्फा एंड ओमेगा, किसी चीज की बिगिनिंग जो है उसको कहा जाता है, बिगिनिंग और एंड को कहा जाता है, बिगिनिंग एंड एंड। तो हम ये कह सकते हैं द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ कायद-ए-आज़म स्पीच वाज पाकिस्तान, my alpha and the alpha and omega of my life is CSS, the alpha and omega is to respect my parents, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, आसान है। आगे जो है टू ईट द हम्बल पाई, हम्बल पाई का मतलब ये होता है कि आप जो है वो एक मशवरा जो है वो करें, किसी से कोई सजेशन लें, लेकिन बाद में पता चला कि आप गलत हैं, ठीक है, और फिर बाद में आप एडमिट करें। मान लीजिए कि आपने वो गलती की, उसके बाद आपने एडमिट भी किया दैट वन वाज रॉन्ग। जैसे एक कंट्री के अंदर जो है एक सिपा सलार हुआ करते थे, उन्होंने स्टेज के ऊपर जो है वो एडमिट किया था अपने सुपरएनुएशन पे कि हम जो है वो आज तक पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन ये हमारी जो है वो गलती थी। तो द द चीफ ate the humble pie and resolved that he is not going to interfere in the politics again, ठीक है। ये भूटान के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, पान छोड़ के आपने याद किया था, ठीक है। चाइल्ड प्ले का मतलब इजी टास्क है, आई एम सॉरी, नॉट एन इजी टास्क नहीं है, चाइल्ड प्ले एन इजी टास्क, ठीक है। मैंने वो पॉलिटिक्स इज नॉट अ चाइल्ड प्ले मैंने लिखा, तो बच्चों का खेल होना, ठीक है, बच्चों का खेल होना, बहुत आसान काम होना, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं वो पॉलिटिक्स वाज इन माय माइंड, थैंक यू सो मच, आपने हाईलाइट किया। चाइल्ड प्ले किसी चीज का बड़ा आसान होना है, ये बहुत आसान था, सिंपली एन इजी टास्क है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, ये एक आसान काम नहीं। अच्छा जी, इज द हम्बल पाई एडमिट के हम लोग जो है वो गलत है। अब हमारे पास जो है नंबर 6 पे है, वियर द पैंट्स इन द फैमिली, वियर द पैंट्स इन द फैमिली। अब इसका क्या मतलब होता है वियर द पैंट्स इन द फैमिली? हमें पता है कि हमारी फैमिली में कोई एक ऐसे ही पर्सन होता है, वियर द पैंट्स, पैंट्स कहते हैं कि जब तक पुराने जमाने में 18 सेंचुरी में बेसिकली ऐसा हुआ करता था, 18वीं सदी के अंदर, कि जो मॉडर्न लोग हुआ करते थे, नॉट इन पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोप, वंस अगेन विक्टोरियन एज चला करती थी। विक्टोरियन एज उस एज को कहा जाता है जिसमें क्वीन विक्टोरिया थी। ये एज 1901 से शुरू होती है और हमारे पास जो है आई थिंक 1901 से नहीं तो गालिबन 1800 से चलती है, और काफी लंबी जो है वो ये एज चलती है, 1901 से ऑनवर्ड चलती होगी, ठीक है। यस, 1901 से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इस एज में क्या होता था हमारे पास जो है, इस एज में ये था कि एक मेन पर्सन था जो कि सारी की सारी फैमिली को कंट्रोल किया करता था। अब वो पर्सन जो है वो उसके लिए लाजमी था कि एक ड्रेस कोड को फॉलो किया करता था, पैंट शर्ट पहनना। तो जब भी कभी कोई पढ़ा लिखा बंदा, चूंकि तालीम भी कम होती थी, गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को किसी को कम्युनिकेट करना होता था तो दूर से पता चल जाता था ही वेयरिंग द पैंट्स इन द फैमिली, तो ही इट मींस ही इज कंट्रोलिंग, ठीक है। तो वो जो कंट्रोल करने वाले जो अथॉरिटी है वो ये है, तो एक ऐसा पर्सन जो कि कंट्रोल करता है, ठीक है, हु इज टेकिंग द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नेम इज वेयरिंग द पैंट्स इन हिज फैमिली, दैट मींस ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो जी, कंट्रोल करने वाला। ऑफ द वॉल, अच्छा जी, आपने अक्सर देखा कि दीवार हमारे पास एक सामने है, आप एक दीवार के सामने खड़े हैं और दीवार के अचानक से पीछे जो है वो पूरी चीज निकल के आ गई है। आप दीवार के साथ खुद से खड़े हैं, वैसे ही खड़े हैं, और अचानक से कोई चीज दीवार से निकली है और उसने आके आपको डरा दिया है, ठीक है। ऑफ द वॉल का मतलब होता है कोई ऐसा चीज होना जो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, जो आप फील ना कर रहे हो, अनयूजुअल हो, जिसके ऊपर जो है वो आपको काफी हैरत हो कि ये कैसे हो गया। मिसाल के तौर पर जब हम ये कहते हैं कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग योर विजिट इज ऑफ द वॉल फॉर मी, ठीक है, ऑफ द वॉल, अनएक्सपेक्टेड। ऑफ द वॉल जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे दीवार है उसमें से क्या निकला है किसी को नहीं पता। अच्छा जी, टू हैंग
फायर। पुराने जमाने में जब जंगे लगा करते थे, तो जब जंग जो है वो रोकने ही मकसद होता था, जब ये होता था कि अभी हम अटैक नहीं कर रहे हैं, तो मुखालिफ पार्टी को जो है वो आग जो है वो हैंग कर दी जाती थी। जिसका मतलब ये होता था कि भाई हम लोग जो है वो इस चीज पे डिले चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि वेट चाहते हैं कि अभी जो है वो जंग जंग में हमारे ऊपर अटैक ना किया जाए। आखिर जंगों के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंट्रोल होते हैं। आपने देखा होगा जब मूवीज में जंगें हुआ करती हैं, तो उसमें पहले वो बुलाते हैं, पहले एक बंदा जाता है घोड़े पे निकलता है, फिर दूसरा जाते हैं, इब्तिदा में कुछ जो है वो निगोशिएशन चलती हैं, फिर जब वो नहीं मानते हैं फिर अटैक होता है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से आए और जंग शुरू कर दे। तो हैंग फायर का मतलब होता है कि भाई कुछ वेट करो, अभी हम जो है वो वी आर नॉट रेडी। तो हैंग फायर डिले, ठीक है, डिले। हम कह सकते हैं कि इन पाकिस्तान ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड द सोसाइटी दे आर हैंगिंग फायर, ठीक है, दे आर हैंगिंग फायर। तो हैंग फायर किसी चीज को डिले कर देना। अच्छा जी, समझ आ रही है आप सबको? इज इट क्लियर? अच्छा जी, प्लीज अगर आप अपना नाम यूज कर लें, आईफोन मानो, चिश्ती मानो, योर निक नेम्स आर देयर, तो अगर नाम यूज कर लें तो इट इज क्वाइट इजी। ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, अब हम जो है वो यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्विडल विद। ट्विडल विद, अब ट्विडल विद का क्या मतलब होता है? ट्विडल विद का मतलब ये होता है कि जब जो है, ठीक है मैं अच्छा, ट्विटर विद का मतलब होता है कि आप ना जब किसी इंटरव्यू में बैठे होते हो, परेशान हो जाते हो, अपने ही हाथों को जो है वो कभी उनके जो है वो पटाखे निकालना शुरू हो जाते हो, कभी जो है वो अपने हाथों को छोड़ देते हो, ठीक है, तो और कुछ नहीं काम कर रहे होते तो बालों को खुजाना शुरू कर देते हो, तो वो ट्विडलिंग होते हैं, ट्विडलिंग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है टू प्ले विद समथिंग इन दैट कम्स इन योर हैंड्स। अब इससे क्या मतलब है? इन योर हैंड्स, और इसके साथ एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, आईडी। अब आप फारिग बैठे, जो भी चीज आपके हाथ में आई आपने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। जैसे हम कह सकते हैं कि नईम वॉज ट्विडलिंग विद द पेन, नईम वॉज ट्विडलिंग विद हिज फिंगर्स, नईम वॉज ट्विडलिंग विद हिज हेयर, ठीक है। तो वो किसी के साथ भी जो है वो खेलना, उसको ट्विडल विद कहता है। अच्छा जी, लूम है और हमारे पास लार्ज है, लूम लार्ज हमारे पास है। अच्छा जी, जब हम लूम लार्ज के मतलब को की बात करते हैं, तो इट इट मीन्स कि हमारे पास जो होता है टू हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर किसी चीज के ऊपर जो है वो हमने बहुत ज्यादा किसी को अहमियत दी, किसी को इम्पोर्टेंस दी। लूम का मतलब क्या होता है? लूम जो होती है ना, आपने देखा होगा कि अक्सर औकात ये जो फैसलाबाद और इस तरह की सिटीज हैं जहाँ पे कपड़े का काम होता है, एक ऐसा अपर्चस होता है जो फैब्रिक को वीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फैब्रिक को वीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लूम जो है वो लार्ज, वो अपर्चस बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, उसके बगैर कपड़ा नहीं बन सकता है। लूम लार्ज का मतलब होता है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं टू हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस आर इन्फ्लुएंस। तो अगर आपके घर में किसी पर्सन के पास लूम है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी कर सकता है। किसी फैक्ट्री में है, वो अपर्चस है, तो इसका मतलब है कि वही मेन पर्सन है। तो हम ये कह सकते हैं कि लूम, लूमदार। अब इसका जुमला क्या हो सकता है? हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर प्राइस हाइक इन इंटरनेशनल मार्केट, पेट्रोलियम प्राइसेस लूम लार्ज इन द कंट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल प्लेज अ रोल ऑफ लूम लार्ज इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो मीनिंग जिसकी जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत होती है। ओके जी, अब हमारे पास है जी टू हैव बॉल। अच्छा जी, आपका कोई दोस्त है, वो आपसे मिलने आया है और आके कहता है कि आ जाओ जो यार, मेरे पास जो है ना वो दो बॉल्स हैं, चार बॉल्स हैं, हम जो है वो अब बॉल्स के साथ आप क्या करोगे? तो हैव फन, आप उसके साथ जो है वो खेलना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलें आए जी, चलते हैं।
ठीक है. So when Naeem saw his friend, he said, "Okay, let's try to enjoy." And we had a ball. ठीक है. To have ball, we had a ball. जिसका मतलब है to have fun. ठीक हो गया जो. अब इसके बाद जो है नंबर 12 पे हमारे पास चला जाएगा जो टेम्पर वेट करना. ठीक है. किसी चीज के साथ जो है किसी चीज को डिस्टर्ब करना. ठीक है. तो हमारे पास जो है वो एक ये भी मतलब होता है. दूसरा मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को मॉडरेट कर रहे होते हो. ठीक है. मॉडरेट कर रहे होते हो किसके साथ, समथिंग एल्स के साथ जो है. मिसाल के तौर पर किसी बंदे को जो है कोई गुस्सा आया हुआ है. अब आपने क्या किया, उसको टेम्पर विद कर दिया. टेम्पर विद करने से क्या मराद था, अब आपने उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए बताया गया है, अच्छा इसका लॉस हो गया है, अब मैं इसको मॉडरेट करता हूँ, इसको कुछ जो है वो ये करने से. जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो जैसे कोई आपने अभी जो है वो किसी से मोबाइल फोन खरीदा, घर लेके खराब हो गया, अब दोबारा उसके पास चले गए कि यार ये देखो ये तो भी खराब हो गया. सो व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू टेम्पर विद समथिंग एल्स. ठीक है. टेम्पर विद समथिंग एल्स. तो हमारे पास एक होता है, ये हमारे पास है टेम्पर विद. ये हमारे पास TEMPER है. ठीक है. ये हमारे पास TEMP, मॉडरेशन के साथ जो है वो उसको तब्दील करना. वो हमारे पास जो ईडीएम है, किसी चीज को जो है वो खराब कर देना किसी की परमिशन के बगैर, वो हमारे पास TAMPER होता है. ठीक है. वो TAMPER है, ये इन्होंने लिखा विश्वा में, तो मैंने क्योंकि इन्होंने TAMPER. तो जब हमारे पास ई होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी को मॉडरेट करने की कोशिश की. लेकिन जहां पे हमारे पास ए होगा उसका मतलब है किसी के साथ छेड़खानी करके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश. ओके जी. यहाँ से अब हम जो है वो मजीद आगे चलते हैं. आगे हमारे पास है जी हैंगआउट. नंबर 13 पे है जी हैंगआउट. आसान है. हैंगआउट आप सभी जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो करते रहते हो. हैंगआउट करना, ठीक है, आना जाना किसी चीज को जो है हम झंडों को अमूमन जो है वो अपने हैंग आउट करते हैं, लटका देते हैं. ठीक है. किसी चीज को लटका देना भी जो है वो हमारे पास हैंग आउट के जमरे में आता है. ठीक है. विंडो के साथ किसी चीज के साथ जो है ऑफ. नंबर 14 पे है जी ऑफ का टॉप ऑफ वन हेड. ऑफ द टॉप ऑफ वन हेड का क्या मतलब होता है, एक दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है. ठीक है. उसने जो है वो आपसे कहा कि हाँ यार तुमने मुझे जो है वो तुम्हारी एक मसले में हेल्प की जरूरत है. आपने कहा हाँ हाँ हो जाएगा. ठीक है. अब उसने कहा हाँ यार मेरा वो काम भी कर दो. उसने कहा हाँ हाँ हो जाएगा. अब वो कहीं जा रहा है, आप कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा. इसका मतलब है कि आप जो है वो विदाउट केयरफुल थॉट उसको जो है वो सुन रहे हो. ठीक है. तो फिर उसने बातों बातों में कहा मुझे लगता है कि तुम दुनिया के इंतहाई बेवकूफ जो है वो शख्स हो. उसने कहा हाँ हाँ सही कहा तुमने. इसका मतलब है आप उसकी बातें विदाउट इन्वेस्टिगेशन सुन रहे हो. ऑफ द टॉप ऑफ वन हेड, उसके सर के ऊपर से गुजरते चले जा रहे हैं. ठीक है. उसको कुछ समझ में नहीं आ रही, वो ये वो समझना नहीं चाहता. कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जो है कोई आप कोई काम कर रहे होते हो. ठीक है. कोई काम करते करते जो है वो आपका दोस्त आ जाता है, वो कहता है यार कॉल इट अ डे, इस एक्टिविटी को स्टॉप कर दो. मिसाल के तौर पर काम के अंदर लगे हुए हो, सुबह शाम जब कोई काम के अंदर मेहनत कर रहा होता है, हार्ड वर्क कर रहा होता है, तो क्या होता है, हार्ड वर्क करते हुए उसे नहीं पता चल रहा होता है सुबह चल रही है, शाम चल रही है, कौन सा टाइम चल रहा है, इज नॉट श्योर अबाउट दैट. अब होगा क्या, कोई दोस्त का मैम में इंटरफेयर करता है, वो कहता है कि तुम भी कोई इंसान हो जिसकी जिंदगी गुजार लो, कॉल इट अ डे. आप दिन है बाहर जाके दिन को देखो, तुम भी कॉल इट अ डे, तुम भी मीनिंग समझ लो. इसका मतलब क्या होगा, स्टॉप अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. आई एम अ बिट टायर्ड टुडे सो आई एम कॉलिंग इट अ डे. तो मैं जो है वो जिस दिन टायर्ड हूँ, मैं थका हूँ, मैंने उससे क्या कहा, इसको जो है वो आज हम एक दिन कह लेते हैं. ठीक है. अच्छा जी. ऑन क्लाउड 9, पुराने जमानों में क्लाउड के ऊपर, जब बादल के ऊपर, अभी भी आपने देखा होगा कुछ सादा लोग जो होते हैं वो बादलों की मुख्तलिफ मूवमेंट होती है, खुश हो जाते हैं कि कुछ तो इतने सादा होते हैं, वो कहते हैं ये देखें बादल जो है वो मिलके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बना रहे हैं. ठीक है. जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी हस्तियों को इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की मोहताज नहीं है। ये नाम इस तरह से बनाएंगे तो फिर ही उनकी सदाकत जो है वो हम लोग मानेंगे। ऑब्वियसली ये सारी की सारी वो तो अपने हाथ से चांद को तोड़ सकते हैं, तो ये तो इंतहाई छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में भी उन्हें लगता था कि जब जो है वो 9 लिखा हुआ नजर आए उन्हें, या उन्हें कोई 9 का हिंसा बना हुआ नजर आए, तो वो बड़े खुश होते थे। ठीक है, उन्हें लगता था कि ये शायद उनके लिए आज कोई लकी डे है। ठीक है, वो बहुत खुश हो जाते थे जब उन्हें जो है वो बादलों के ऊपर 9 नजर आता है। ठीक है, ऑन क्लाउड 9 के जब उन्हें जो है वो 9 नजर आया, तो दे बिकम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हो गए कि हाँ यार ये बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 9 became very, 9 became on cloud 9। ठीक है, बल्कि became को भी कर दीजिए, 9 has been on cloud 9 since the past years। ठीक है, तो on cloud 9 ये नाइस लिखा गया लेकिन ये 9 है। ठीक है, 9 since the past years। वेरी हैप्पी होगा ना किसी चीज के बारे में। ओके जी, नंबर 17 जो है निशा लिखती हैं जी, ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर मीटिंग हिज फ्रेंड्स आफ्टर लॉन्ग। ओके, आगे चलते हैं। नंबर 17 पे हमारे पास है मैटर ऑफ ऑर्स। अच्छा, अगर हम जो है किसी चीज के बारे में श्योर हैं, तो कोई चीज होने जा रही है फ्यूचर के अंदर, मैटर ऑफ आर्ट्स का मतलब है कोई चीज, कोई नई प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है यार, इट इज अ मैटर ऑफ आर्ट्स। मैटर ऑफ आर्ट्स का मतलब है कि तुम वेट करो, देखो, टाइम आओ। ठीक है, इट इज सर्टेन टू हैपन एट सम टाइम इन फ्यूचर। सो जो चीज सर्टन होगी, ठीक है, जो चीज, इट इज अ मैटर ऑफ आर्ट्स एंड द रिजल्ट विल बी देयर। ठीक है, कोई चीज सर्टन होना, किसी चीज पे यकीन नहीं होना। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टू ग्राउंड somebody in something। अब देखिए, टू ग्राउंड somebody in something का क्या मतलब है। अब जमीन के अंदर फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज को इंग्रेव करने की कोशिश की, किसी चीज को लगाने की कोशिश की। कोई बच्चा है, बच्चे का दिमाग ग्राउंड की तरह होता है ना, खाली होता है। अब उस बच्चे को आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हो, सिखाने की कोशिश करते हो। तो ग्राउंड somebody in something का मतलब है किसी को कुछ ना कुछ बता देना, किसी को कुछ ना कुछ हेल्प आउट कर देना। ठीक है, हम ये कह सकते हैं द इंग्लिश इडियम हेल्प द एस्पिरेंट्स टू ग्राउंड देम इन द CSS question composition paper। ठीक है, टू ग्राउंड somebody in something का मतलब है टू गिव समवन बेसिक नॉलेज। नंबर 19 हमारे पास होगा ब्लैकआउट। काफी आसान है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, ब्लैकआउट का मतलब है जब बिल्कुल किसी चीज का बंद हो जाना। अमूमन जो है वो हम ये कहते हैं तो कोई बंदा जो है वो जब उसका कॉन्शियस चला जाता है, कॉन्शियसनेस जो है वो उसका शिकार हो जाता है, वो ब्लैकआउट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एट फुल स्ट्रेच है। एट फुल स्ट्रेच का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर इतना ज्यादा जोर लगाना जितना लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे पीडीएम ने आके पाकिस्तान को इतना ज्यादा तरक्की पे लेके जाने की कोशिश की जितना लेके जाया जा सकता था। तो द पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू गिव द इकोनॉमी ए न्यू लाइफ एट द फुल स्ट्रेच। ठीक है, तो हम जो है वो उसको फुल स्ट्रेच पे लेके जा रहे हैं। ठीक है सर, so I'm trying my level best at full stretch to come out of this particular issue। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी, नंबर 21 पे है केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट का मतलब बड़ा आसान है कि किसी चीज की जब है एग्जाम्पल है उससे हम तो बात करेंगे। नंबर 22 बड़ा इजी है, बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मेथड के तहत जो है वो। ठीक है, किसी चीज को किसी खास मेथड से करना, बाय मीन्स ऑफ। और नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद क्या होगा, बाय मीन्स ऑफ के बाद हम जो है देखते हैं
एक सेकंड जी, इसको ओके जी। नंबर 23 में हमारे पास होगा पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है छोटा सा होना, ठीक है, अब बहुत कम होना। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं गन्स लेते हैं, तो पॉइंट ब्लैंक जो है गन के आगे जो होता है ना, जहाँ से उसका गोली निकलती है, वो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है। और ब्लैंक का मतलब होता है खाली होना, वो जगह खाली होती है। सो हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि जब बुलेट जो है वो उस पॉइंट से निकलता है, तो क्या जगह खाली बचती है? तो हम आंसर मिलता है बहुत शॉर्ट सी जगह खाली बचती है। ये यूं समझ लीजिए, ठीक है, तो एक बंदा जो है वो खड़ा है, हमारे पास वो जो निशाना लगाते हैं ना, जहाँ पे बना हुआ होता है, एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर जो है वो गोलियां चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम उसे भी पॉइंट ब्लैंक कहते हैं। पॉइंट ब्लैंक जो है वो, अगर नहीं भी कहते तो समझने के लिए इसको देख लीजिएगा। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है वो जितना जितना करीब है, कितना डिस्टेंस है, बहुत शॉर्ट कर देते हैं। पॉइंट ब्लैंक जिस तरह से हम यूँ समझ रहे हैं, एक और तरीके से इसको मैं समझा देता हूँ। तो मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ, इन पॉइंट्स के अंदर जो है वो पॉइंट्स ब्लैंक, इनके अंदर जो खाली जगह है वो देखो कितनी सी है, ठीक है, इंतहाई माइनर सी ये खाली जगह है इन पॉइंट्स के अंदर। पॉइंट्स ब्लैंक का मतलब होता है कि ये जो एक पॉइंट के बाद जो खाली जगह वो बहुत शॉर्ट सी है, वो बड़ी मुख्तसर सी, ठीक है, पॉइंट ब्लैंक। द बुलेट वॉज फायर्ड एट अ पॉइंट ब्लैंक, जो गोली थी वो बड़ी करीब से फायर की गई। नेक्स्ट फॉर द डे, काफी हैं इडियम्स, हम मजीद करें। हमारे पास इनफ है या हमें मजीद करने हैं? हम मुझे बताएंगे। लेट्स कॉल इट अ डे, नहीं, लेट्स कॉल इट अ नाइट। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ। हमारे पास जो थर्ड हमारी कैटेगरी है, उसमें हम जो है वो कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, उनको याद करेंगे। आपके साथ आर्टिकल ऑफ द डे आज शेयर हुआ है आपके ग्रुप के अंदर। वो आर्टिकल ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मंडे को वापस से शिफ्ट आएंगे, पहली असाइनमेंट आपकी ये होगी, तो वो आर्टिकल ऑफ द डे पढ़ के जो आपने अपने नोट्स तैयार किया होगा, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द डे के लिए बल्कि वो आर्टिकल ऑफ द डे नहीं है, आर्टिकल ऑफ द वीक है। आई एम सॉरी, आपके साथ एक वीक में जो है वो 3 के करीब जो है वो रिसर्च आर्टिकल शेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब इन आर्टिकल्स का क्या करना है आपने, इन आर्टिकल्स का हम लोगों ने प्रिपेयर करना। प्रिपेयर किस तरह से करेंगे? आर्टिकल को पढ़ते हुए आपने अपने नोट्स जो है वो बनाने हैं। नोट्स के लिए एक अलग से रजिस्टर प्लीज देख लीजिएगा, उसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल जो है वो उनका टाइटल दे दीजिएगा। अब इन रिसर्च आर्टिकल ताकि आप इंग्लिश ऐसे के अंदर जो है वो अपने जितना भी टेक्स्ट है उसको पुट कर सको। अब जितनी भी चीजें आपको वहां पे आती हैं उनको जो है वो पुट कर सको। दूसरे नंबर पे आपके साथ डॉन का आर्टिकल ऑफ द डे जो है वो शेयर किया गया था। उस आर्टिकल के नीचे जो है, अगर किसी ने गौर किया हो, कुछ लिखा था उस आर्टिकल की हेडिंग के नीचे, किसी ने नोट किया है वो क्या लिखा हुआ था? वो आज के आर्टिकल में एक्सक्लूसिवली लिखा था। अगर किसी ने गौर किया हो तो उसके नीचे लिखा होगा क्लाइमेट चेंज प्लस इकोनॉमी। इसका मतलब है कि ये आर्टिकल इसलिए पढ़ना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी में आपको हेल्प आउट करेगा। इसका मतलब ये है कि महीने के बाद आपके पास जब आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई आर्टिकल, कोई ऐसे लिखना पड़ेगा, तो आपको कोई इधर उधर से किताबें या मवाद ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो फाइल है, उसके ऊपर क्या लिखोगे? क्लाइमेट चेंज, या अपना रजिस्टर जो है वो एक बनाकर चले जाओ। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और उसके नीचे आर्टिकल ऑफ द डे में डिटेल्स मिली होंगी। किस किसने आर्टिकल ऑफ द डे नहीं देखा ताकि मैं उन्हें दिखा दूं? किस किसने नहीं देखा ताकि मैं उन्हें दिखा दूं? मुझे बताइएगा, बिकॉज there are lots of important things. If you have missed it out, there is no need to worry. You just need to mention that you haven't seen it, you haven't tested it out, and I'm going to share it with you. किस किसने देखा? me लिखिए chat box में, just you need to write me in the chat box. You need to write me in the chat box. सभी ने देखा है एक्चुअली? हाँ, इसका मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दैट्स फाइन। फिर जो है नहीं कहते हैं, हम आगे चलते हैं यहाँ से। ओके
तो जी हमारे पास इस तरह से आर्टिकल ऑफ द डे है, और इसके नीचे जो है, जो हमारे पास ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस को एक दफा जरा देखिएगा। ये एनालिसिस में आपके पास जो है, ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है वो डेटा मिल जाता है ना, तो आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो अपने ऐसे में। क्लाइमेट शॉक was the biggest threat to Pakistan's macroeconomic and financial stability. फ्लड्स इन पाकिस्तान ने कितने बिलियन डॉलर का नुकसान किया था, आईएमएफ ने जो है वो कितना इन कंट्रीज के साथ स्लो किया था, हमें एसबी ने कितना जो है वो स्टैंड बाय अनाउंस मिला है। ठीक है, ऐसे के जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं वो ये हैं। और आपके लिए ये जान के शायद खुशी होगी कि पीएमएस में इसके अलावा एसपीएससी में, बीपीएससी में वही ऐसे थे जो कि हम ऑलरेडी अपने आर्टिकल ऑफ डेज के एनालिसिस में रिकमेंड कर चुके थे। ठीक है, या ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इन्हीं में से हमारे पास जो है वो ऐसे के टॉपिक्स हैं। देन जी हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन किस तरह से आप लिखोगे, और यहाँ पे एंड पे जो है वो कुछ डिटेल्स हैं। ठीक है, फ्लड्स इन पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर क्या है, 30 बिलियन था। आईएमएफ के जो है वो चीफ का क्या नाम है, ठीक है, और क्या क्या था, आईएमएफ ने जो है वो क्या क्या किया है, आईएमएफ का कौन सा आर्टिकल जो है वो क्लाइमेट रिस्क के मुतालिक है, ये अपने एसेस में इंक्लूड करेंगे तो ही इज गोइंग टू गिव यू समथिंग। ठीक है, आर्टिकल 4 जो है वो कंसल्टेशन को डील करता है, क्लाइमेट रिस्क को डील करता है। ठीक है, इस तरह वो बाकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर है। एक फाइल आपके साथ ये शेयर हुई थी और दूसरे नंबर पर कदरी की फाइल थी। आई एम श्योर कि आपने दोनों को देखा होगा। तो प्लीज ये डेटा जो है वो आपने मेमोराइज कर लेना है और इनके ऊपर काम करना है। हम लोग जो है, नहीं विश्वा, हमने अपनी डेली क्लासेस को 11 PM तक एक्सटेंड कर दिया है। दैट इज द रीजन फ्राइडे इज ऑफ। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो वर्ड्स, हमारे पास लास्ट हमारा जो है वो सेगमेंट है, और वी हैव 18 मिनट्स मोर, और उसके अंदर जो है वो हम बात करते हैं। पहला हमारे पास वर्ड है आर्किटाइप, ARCHETYPE। ये हमारे पास ग्रीक की वोकैबुलरी है। प्लीज इनके मीनिंग को जो है वो याद भी करेंगे और इनको जो है वो राइट डाउन करने की भी कोशिश करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हमारे पास आर्किटाइप है। आर्किटाइप का क्या मतलब होता है? आसान है, कोई भी चीज जो कि ओरिजिनल होती है, एंड ओरिजिनल मॉडल ऑफ समथिंग, वो आर्किटाइप होता है। ठीक है, तो ये ऐसा इसका कोई पैटर्न जो है वो जो कि बिल्कुल सबके लिए जो है वो ओरिजिनल हो। जैसे हम जो है उसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं? सेंटेंस हमारे पास हो सकता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो क्या हैं, वो तमाम चाहे वो पॉलिटिशियंस के लिए आर्किटाइप है। ठीक है, आर्किटाइप मॉडल होना। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं प्लोटो। प्लोटो इज द आर्किटाइप ऑफ ऑल फिलोसफर्स। आर्किटाइप्स ऑफ ऑल, इसके साथ फॉर की प्रोनाउंसिएशन, वो प्रपोजिशन आपने नहीं लगानी। दूसरे नंबर पे है आर्डेंट। ये तो बहुत ही आसान है। आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिक है। ठीक है, जिसको ये लगता है कि मुझे जो है वो ये लाजमी तौर पे करना है। जिस तरह से आप लोग हैं, आप लोगों को लगता है कि हमें जो है वो जीएसएस लाजमी करना है। तो आर्डेंट, आर्डेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी एग्जांपल्स कर लीजिए कि ही इज एन आर्डेंट लवर। ठीक है, द यंग लवर्स वर ऑब्वियस टू एवरीथिंग। ठीक है, ही इज एन आर्डेंट एस्पिरेंट। तो आर्डेंट पैशनेट होना, किसी चीज को इंतहा की हद तक जो है जाके देखना। नेक्स्ट हमारे पास है आर्जस। वैसे आप इसको चाहे वो आर्जस प्रोनाउंसिएट करते हो, ये है आर्जस, ARDUOUS। तो हमारे पास आर्जस जो होती है, इसका मीनिंग होता है हार्ड, किसी चीज का हार्ड, डिफिकल्ट होना हमारे पास आर्जस है। ठीक है, आर्जस जो है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज आर्जस। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज आर्जस। लेकिन आप इसे आर्टिस्ट के नाम पे याद रख लीजिएगा, गलत नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास बड़ा इजी है, अरिस्टोक्रेटिक है। एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है नोबेल बर्ड। इसको आप अपनी लैंग्वेज में, राइटिंग में, ऐसे में यूज कर सकते हो। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो इज एरिस्टोक्रेट। ठीक है, मरियम नवाज इज एरिस्टोक्रेट। ठीक है, अच्छा, एरिस्टोक्रेटिक का ही मतलब हमारे पास जो होता है ना, वो एक स्नोबिश भी होता है। ठीक है,
स्नोबिश भी इसी का जो है वो मीनिंग होता है। नंबर 5 पे हमारे पास है जी आर्टफुल। आर्टफुल का क्या मतलब होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि हमारे पास क्राफ्टी होता है। टेबल चला गया, ये कहाँ लिखना शुरू हो गया। आर्टफुल एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हमारे पास क्राफ्टी होता है। क्राफ्टी होता है, क्राफ्टी होता है। एक ऐसा पर्सन जो होता है जो कि विली होता है। एक ऐसा पर्सन जो हमारे पास जो है वो लोगों को जो है वो बहुत क्राफ्ट के साथ जो है वो मिलता है। ठीक है। सो दी हमें क्या है, आर्टफुल, आर्टफुल, क्राफ्टी, चालाक, समझदार। हम कह सकते हैं कि हाकदार इज एन आर्टफुल पॉलिटिशियन। ठीक है। तो ही कैन इजिली हुडविंक एवरीवन, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। ठीक है। सो ये मुझे लगता है, अगर कोई पीएमएलएन से है तो प्लीज इसको माइंड ना कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट ऑफ फिश है, जिसे हम आर्टिफिश में पढ़ते हैं। एक ऐसी ट्रिक होती है, इसका मतलब होता है क्लेवर ट्रिक किसी चीज के लिए, बड़ी क्लेवरली, बड़ी कनिंगली किसी चीज को जो है वो ट्रिक करना जो है वो हमारे पास आर्टिफिश होते हैं। नंबर 7 बहुत इजी है, इसका मतलब है असेंडेंसी। आप सबको ही पता है असेंडेंसी का मतलब होता है सुप्रीम होना किसी चीज का, डोमिनेशन को कहा जाता है असेंडेंसी जो है। ठीक है। नंबर 8 पे आपके पास आ जाता है aesthetic। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि सेल्फ डिनायल करता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो दरवेश बने रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं। ठीक है। सेल्फ डिनायल। एक बुजुर्ग थे, तो वो क्या करते थे कि वो लोगों के घर से जो है वो चीजें उठा उठा के लिए आते थे। लोगों ने कंप्लेन की, कहते देखेंगे आपके बुजुर्ग जो है वो हमारे घरों से चीजें उठा के ले जाते हैं, अभी बुजुर्ग हैं, हमें कुछ कहते भी नहीं। वो कहते हैं कि देखें ये असेटिक मदद नहीं है। उन्होंने कहा भाई असेटिक हो तो अपने घर की चीजें लाके हमारे घर में रखें ना। ये कैसे असेटिक हैं, ये कैसे सेल्फ डिनायल में चले गए, ये कैसे हर्मिट हैं, हर्मिट लाइक जो समझते हैं दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं। और वो कहते हैं हमारा दुनिया से क्या मतलब है, हमने रह ही रहना। ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो असेटिक जी जी कटर भी हो सकते हैं। असाइडियस जो है वो हमारे पास, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अस्टिजियस होगी, लेकिन असिडियस चलें, समझ लीजिएगा। असिडियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। एक ऐसा पर्सन जो बहुत बिजी रहता है, एक ऐसा पर्सन जो क्वाइट होता है। ठीक है। क्वाइट जो है वो डेडिकेटेड है, क्वाइट जो है वो डेलिजेंट है, वो हमारे पास जो है असिडियस होता है। ठीक है। असिडियस होता है। सो लाइक ऑल द एस्पिरेंट्स इन आवर क्लास आर वेरी असिडियस। ये हमारे पास जो है वो होगा। ये जी हमारा, और 10वां हमारे पास 10th नंबर पे बहुत इजी है जी, असीमिलेट। असीमिलेट, असीमिलेट हमारे पास क्या होगा? टू टेक है, किसी चीज के अंदर हिस्सा लेना। टू एब्जॉर्ब। ठीक है। टू लर्न थॉरली, ये हमारे पास असीमिलेट है। ये हमारे पास जो है वो आज की तीसरी एक्टिविटी थी, और आपके लिए ये जो है वो थर्ड नंबर वाली असाइनमेंट थी। नंबर 4 पे जो है वो आपके पास एक और असाइनमेंट है, और वो हमारे पास असाइनमेंट ये है। मैंने इंशाल्लाह जब आप जो है हमारी अगली क्लास होगी, तो जो वोकेबलरी आपके पास शेयर हुई है, और मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ चले गई है हमारे पास। ये है जी vocabulary। अच्छा जी, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। हमारे पास कुछ वोकेबलरी के वर्ड हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से वर्ड हैं हमारे पास जो है। ये हमारे पास वोकेबलरी आ गई। यहाँ से जो है 46 से शुरू होती है, कैपेस्ट्री, पैराडाइम, डेप्थी, सर्टफाइजेंट, लिम्बो, पैरामाउंट जो है, इसके अंदर कुछ आपको जो है वो मिल जाएंगे बाकी चीजों में। अच्छा जी, 1 जुलाई से नीचे के उर्दू मीनिंग्स भी हैं, कुछ इडियम्स भी हैं, याद करना काफी आसान है। ठीक है। सो मंडे को हमने इस फाइल को भी मुकम्मल प्रिपेयर करके आना है। ठीक है। इसके अंदर जो वोकेबलरी के वर्ड हैं हमारे, वो हमारी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। काम कुछ ज्यादा नहीं है, आसान है वैसे तो। हम श्योर कि आप आसानी से इसे कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 12 जुलाई, 13 जुलाई, डेली बेसिस पे इसका मजीद वर्ड्स भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। जैसे आज हमारे पास है, यहाँ पे इनॉक्सियस, पॉइस, सुपरफ्लुअस, पर्च, इन तमाम को याद करना है, और इनको जो है वो अपने अपने
जुम्मन में इस्तेमाल कीजिएगा, इसको सब याद कर लिया। हमारी नंबर 4 पर एक्टिविटी है और नंबर 5 में हमारी एक्टिविटी बुक रीडिंग की जो है वो चल रही है। तो गवर्निंग द अनगवर्नेबल के चैप्टर्स मैंने बताया था, तो एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप खुद अपने ऊपर सेकंड बैलेंस रखेंगे, काम आपको डेली असाइन होगा। अगर आप उसके मुताबिक नहीं चल रहे हो तो आप सिर्फ अपना ही नुकसान करोगे। मेक इट श्योर कि आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हो। और हम जो है वो करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर होगा द मिलिट्री। अगर किसी ने नहीं बल्कि द मिलिट्री हो तो यू हैव 3 days इन टोटल। आप इंट्रोडक्शन से लेके इसके चैप्टर नंबर 12 तक सिर्फ अगर 6 से 7 घंटे एक ही सिटिंग में बैठ जाओ तो आप काम को कर सकते हो। गवर्निंग द अनगवर्नेबल जो बुक है इशरत हुसैन की, जिन्होंने पढ़ा है वो उसको सिर्फ जो है वो चैप्टर नंबर 12 को पढ़ते हैं। ठीक है मंदिर को। तो ये हमारी जो छोटी सी एक्टिविटी थी आपके लिए। आई एम श्योर कि काम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। और अभी आपके कोई क्वेश्चन हो द हाउस इज ओपन, हम यहीं पे जो है वो स्टॉप लेंगे, मजीद काम नहीं देंगे। ज्यादा काम देंगे तो फिर आप बिजी हो जाएंगे। तो हम इसी छोटी छोटी सी ननी मुनी सी एक्टिविटीज के साथ अपनी क्लास को यहाँ पे खत्म करेंगे विद दिस नोट कि इस चीज को हम याद रखेंगे। जो टाइम हमारा गुजरता चला जा रहा है वी कैन नॉट स्टॉप इट, we cannot call it a day. We will definitely have to proceed further. And remember one thing, time and tide with Fanan. You'll have to proceed further. And if you stop today, you're not going to change it tomorrow. If you want to change your tomorrow, तो participable हैं, आप कर सकते हो, आप करोगे। So if there is any question, the house is open for the question. Otherwise, I'm sure कि ना तो आपको ग्रामर की समझ आई, ना आपको idioms की समझ आई, ना आपको vocabulary की समझ आई, ना बाकी एक्टिविटीज की। Is it fine? तो जी हम इसको जो है वो फिर अब खत्म करते हैं and hope to see all of you inshallah on Monday. Till then, take care.